मूवी काउंटिंग टाइम की ये कहानी चीन में हुई एक सच्ची अपराधी घटना से इंस्पायर्ड है। मूवी की शुरुआत होती है एक गैंग से जिसका नाम है ब्लैक कैट। इस गैंग को चीन की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग में से एक माना जाता था। ये गैंग अपनी शार्प प्लानिंग और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती थी। ये गैंग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्वेलरी शॉप्स और बैंकों को निशाना बनाती थी। ये लोग कई बार पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो चुके थे। इसी वजह से उस समय की चीनी सरकार ने इस केस को लेकर खास इमरजेंसी लागू कर दी थी। मूवी में हम देखते हैं कि गैंग एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में हथियारों के साथ डकैती करती है। इसके बाद वो एक पुलिस वाले जिसका नाम चोंग है उसे अपने साथ बंधक बना लेते हैं। गैंग का लीडर चोंग उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो जोक सुनाओ। अचानक पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पीछा करना शुरू कर देती है। शेंग तुरंत चोंग की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे अपना मास्क पहना देता है। फिर वो चोंग से कहता है कि जिंदगी में एक बार तुम भी चोर बनकर देखो। इसके बाद वो उसे गाड़ी से फेंक देते हैं और दूसरी तरफ भाग जाते हैं। चोंग पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो पुलिस वाला है, कोई अपराधी नहीं, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एक हफ्ते बाद चोंग जेल से बाहर आता है और उसे दोबारा ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। एक दिन चोंग सुबह ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचता है और जब देखता है कि दुकान बंद है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा स्टोर बिना वजह बंद नहीं होता। उसे याद आता है कि ये वही दुकान हो सकती है जो गैंग का अगला टारगेट है। असल में गैंग पहले से अंदर होती है और उन्होंने लोगों को बंधक बना रखा होता है। वो सारे शोकेस तोड़कर गहने लूटने लगते हैं। चोंग दरवाजे की दरार से सब देख लेता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन गैंग का एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें समझ आता है कि मूवी की शुरुआत में जो दिखाया गया था वही इस अपराध का अंत था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है कि चोंग कैसे ब्लैक कैट गैंग के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि गैंग हमेशा मास्क पहनती है और ज्वेलरी शॉप्स को निशाना बनाती है। दूसरी तरफ गैंग का लीडर चोंग एक ऊंची बिल्डिंग से शहर पर नजर रखता है। वो अपने एक आदमी से कहता है कि पुलिस को फोन करके बताए कि बैंक के पास झगड़ा हो रहा है। इससे वो जानना चाहता है कि पुलिस वहां पहुंचने में कितना समय लेती है। ठीक 7 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है। उसी रात गैंग एक सुनसान जगह पर जाकर सिर्फ 7 मिनट में डकैती करने की प्रैक्टिस करती है। 7 मिनट उनका तय समय होता है और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। उधर चोंग और बाकी पुलिस वाले भी फायरिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन गैंग बैंक के पास एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाती है। फिर वो बैंक में घुसते हैं और पुलिस के पहुंचने से पहले ही तिजोरी लूट लेते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है और बंधकों को छुड़ाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। सब सोचते हैं कि इतनी जल्दी तिजोरी कैसे खुल गई। तभी चोंग बताता है कि उन्होंने मोटी रस्सी को हैंडल पर लपेटकर उल्टी दिशा में खींचा होगा जिससे दरवाजा फट जाता है। इसके बाद चोंग उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जो बैंक के पास है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि एक छोटी सी लड़की उस रेस्टोरेंट में काम करती है। वो बताती है कि एक ग्राहक ने उसे कहा था कि पुलिस रेस्टोरेंट में आने वाली है और उसे लगा था कि वो मजाक कर रहा है। फिर चोंग उससे पूछता है कि वो लोग किस टेबल पर बैठे थे। लड़की बताती है कि वो टेबल नंबर 6 पर बैठे थे। चोंग उससे कहता है कि मुझे वही ऑर्डर दो जो उन्होंने मंगवाया था। अब चोंग को पूरा आइडिया समझ आ जाता है कि असल में अपराध के बाद गैंग के लोग रेस्टोरेंट में बैठकर सब देख रहे थे ताकि ये पता चल सके कि पुलिस वहां पहुंचने में कितना वक्त लेती है। अगले दिन चोंग एक हथियारों की दुकान के मालिक के पास जाता है और पूछताछ करता है। वो कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस गैंग के बारे में जानकारी दो। दुकानदार बताता है कि उसके पास गैंग के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वो जरूर बताता है कि गैंग का लीडर जिन मूवीज को देखता था उन्हीं से अपने अपराधों के आइडिया लेता था। इसके बाद चोंग खुद मूवीज देखना शुरू करता है ताकि वो उस अपराधी की मानसिकता समझ सके जिसका उसने सामना करना है। कुछ समय बाद गैंग एक और बैंक लूटती है और फिर से पुलिस से बच निकलती है, लेकिन अब चोंग उनके तरीके को समझ चुका होता है। वो एक ऊंची इमारत पर खड़े एक आदमी को देखता है जो गैंग को बता रहा होता है कि पुलिस किस रास्ते से आ रही है और उन्हें किस तरफ भागना है। चोंग उस पर गोली चला देता है और वो टावर से गिर जाता है। ये देखकर गैंग लीडर चोंग वापस लौट आता है ताकि वो उस आदमी को मार दे और पुलिस को कोई जानकारी न मिल सके। चोंग चारों तरफ गोलियां चलाता है और फिर गिरे हुए अपने ही आदमी पर ग्रेनेड फेंक देता है जिससे पूरा इलाका उड़ जाता है। पुलिस किसी तरह गैंग की गाड़ी पर एक दुकान का साइन बोर्ड गिरा देती है, लेकिन गैंग सड़क से एक और गाड़ी चुरा लेती है और भाग निकलती है। कुछ समय बाद गैंग की गतिविधियां कम हो जाती हैं।
फिर भी पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाती। इसके बाद चोंग दुकानदारों के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करता है। वो उन्हें समझाता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाओ ताकि चोरी होने की संभावना कम हो जाए। यहीं हमें पता चलता है कि पुलिस की कड़ी निगरानी की वजह से गैंग ने अपने अपराध कम कर दिए हैं। इसी दौरान शैंग की मुलाकात जैंग नाम की एक लड़की से होती है। वो लड़की एक टावर पर चढ़ी होती है और अपनी जान देने का सोच रही होती है। शैंग उसे समझाकर रोक लेता है और ऐसा कदम ना उठाने के लिए मना लेता है। इसके बाद शैंग उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। दूसरी तरफ चोंग लगातार तनाव और थकान की वजह से भ्रम देखने लगता है। एक दिन वो अचानक बेहोश हो जाता है और होश आने पर खुद को अस्पताल में पाता है। कुछ समय बाद चोंग अपनी गैंग के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि ये उनकी आखिरी वारदात होगी। लेकिन गैंग का एक सदस्य इसका विरोध करता है और कहता है कि उन्हें अब अपराध छोड़ देना चाहिए। शैंग उसे मार देता है और कहता है कि उन्हें यह पैसा हर हाल में चाहिए। जिस अपराध की वो बात कर रहे होते हैं वो ये होता है कि पुलिस शहर के सारे बैंकों को आदेश देती है कि सारा पैसा एक सेफ जगह ले जाया जाएगा। ये सुनकर चोंग सोचने लगता है कि गैंग उस पैसे को कहां लूट सकती है। वो देखता है कि पैसे ले जाने वाली गाड़ी एक घनी आबादी वाले इलाके से गुजरेगी। उसे समझ आ जाता है कि यही सबसे संभावित जगह है जहां हमला होगा। इसी वक्त शैंग एक छोटे से बच्चे को ग्रेनेड देकर कहता है कि जाओ और लोगों के बीच खेलो। पुलिस उसी इलाके की तरफ रवाना होती है। जब पैसों से भरी गाड़ी वहां पहुंचती है तो शैंग और उसकी गैंग ड्राइवर और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। गैंग और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है और गोलियां लगातार चलती रहती हैं। इसी दौरान एक घायल पुलिस वाला गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल देता है और जब गैंग भागती है तो पैसों से भरे बैग गिर जाते हैं और नोट चारों तरफ उड़ने लगते हैं। शैंग तब तक नहीं रुकता जब तक वो उन पैसों और पूरे इलाकों को जलाने के लिए ग्रेनेड नहीं फेंक देता। उसी रात चोंग सभी पुलिस वालों की मीटिंग लेता है। वो उन्हें गुस्से में कहता है कि आज एक बच्चे के हाथ में ग्रेनेड था और उनकी लापरवाही की वजह से कई बेगुनाह मारे गए। वो साफ कहता है कि पुलिस का काम है मासूम लोगों की जान बचाना। कुछ समय बाद पुलिस को ब्लैक कैट गैंग के 2 सदस्यों के बारे में सूचना मिलती है। वो तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन गैंग के एक सदस्य की वजह से दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं और उनसे कोई बात नहीं हो पाती। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि शोंग ने जैंग नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। पुलिस फैसला करती है कि वो जैंग पर नजर रखेंगे और उसकी हर हरकत पर निगरानी करेंगे। जब जैंग घर से बाहर निकलती है तो पुलिस उसे रोकती है और उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस को जैंग और शैंग की एक साथ तस्वीर मिलती है। यहीं से पुलिस को शहर शैनजिया के सबसे खतरनाक अपराधी का चेहरा पता चल जाता है। पुलिस यैंग से कहती है कि वो शैंग को फोन करे और उससे मिलने की बात करे। यैंग उसी जगह शैंग को मिलती है जो पहले से पुलिस ने तय की होती है। पुलिस वहां पहुंचकर शैंग को गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो चोंग नोटिस करता है कि इस आदमी का दिमाग शोंग जैसा नहीं है। यहीं पुलिस को समझ आ जाता है कि ये असली शोंग नहीं है। अब हमें पता चलता है कि सब कुछ असली शोंग ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। वो हर छोटी से छोटी बात तक की प्लानिंग करता था। इसके बाद चोंग को पता चलता है कि शोंग अपनी माँ के पास छिपा हुआ है, क्योंकि जब उसने जैंग के घर की तलाशी ली थी तो उसे बुजुर्गों के इस्तेमाल करने वाले कान के मेडिकल हेडफोन मिले थे। हथियारों के व्यापारी ने भी चोंग को एक डिवाइस दिया था जो गैंग के लोग इस्तेमाल करते थे। वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस था। अब ये भी सामने आता है कि हथियारों का व्यापारी पुलिस की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटा ब्लैक कैट गैंग के एक हमले में मारे गए थे। इसी वजह से उसने मरने से पहले पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसके बाद चोंग एक दूसरे शहर में जाकर उस डिवाइस को टेस्ट करता है। अचानक उस डिवाइस पर एक कोडेड मैसेज आने लगता है। उस मैसेज से चोंग को यह पता लग जाता है कि शोंग की माँ का घर कहाँ है। फिर चोंग एक पब्लिक बाथरूम तक पहुँचता है। वहीं उसकी मुलाकात शोंग की माँ से होती है। चोंग उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम उसके दोस्त हो। चोंग कहता है कि मैं कई सालों से इसे ढूंढ रहा हूँ। शोंग की माँ समझ जाती है कि अब उसके बेटे के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद चोंग बाथरूम के अंदर जाता है। वहाँ वो शोंग को सामने खड़ा हुआ पाता है। शोंग तुरंत उसे पहचान लेता है और याद करता है कि वो वही पुलिस वाला है। वो कहता है कि मैंने जोक सुनाओ वाली बात झूठ कही थी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार चोंग शैंग को काबू में कर लेता है। वो उसे इतनी जोर से मारता है कि शोंग बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शोंग अपने बाल मुड़वा रहा होता है। अब सजा और फांसी की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। जज फैसला सुनाता है कि उसे गोली से नहीं बल्कि दूसरी सजा दी जाएगी। ये मूवी हमें सिखाती है कि चाहे अपराध कितना भी सटीक और सालों से प्लान किया हो क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं चल सकता।
कानून देर कर सकता है लेकिन भूलता नहीं। मूवी दिखाती है अपराधी का दिमाग कितना ही तेज क्यों ना हो, अगर इंसाफ, समझदारी और जिद के साथ काम करे तो सबसे चालाक अपराधी तक भी पहुंचा जा सकता है। चोंग उन सभी लोगों का प्रतीक है जो थक गए, जागते रहे और जिनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसने ना अपना काम छोड़ा और ना ही अपना लक्ष्य, क्योंकि वो मानता था कि सच आसानी से नहीं हारता, वो अंत में नतीजे से साबित होता है। ये मूवी एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितना भी नकाब क्यों ना पहन ले, चाहे वो सालों तक भागती रहे, आखिरकार वो कानून के हाथों पकड़ी जाती है। यही मूवी का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।